2011 के अनुसार 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में राज्य की कुल जनसंख्या में जनजातियां हैं, कुल जनजातियां हैं 0.6%, मतलब 1% से भी कम। देश में अनुसूचित जनजाति से रहे जिले की मतलब एसटी नहीं पाई। अयोध्या व जालौन, अयोध्या व जालौन इन दो जिलों में क्या है, एसटी नहीं पाई। जालौन अंडरलाइन कर लीजिएगा। और ये कितने प्रतिशत है ये भी आपको याद होना चाहिए। कितनी प्रतिशत जो है इसकी जनसंख्या है 0.6। 2011 के अनुसार जो जनगणना हुई थी ना, 2011 के अनुसार सर्वाधिक व सबसे कम एसटी आबादी व प्रतिशत वाले जिले, आबादी व प्रतिशत वाले जिले सोनभद्र व बागपत, सोनभद्र व बागपत। उन्नीस सौ 1964 में सूचीबद्ध 5 जनजातियां 1967 में सूचीबद्ध 5 जनजातियां थारू, बुक्सा, जौनसारी, भोटिया का पर मात्रा, का पर पूरी मात्रा या पर आठ मात्रा, भोटिया व राजी, राजा लिखे या पर बड़ी मात्रा लगा राजी। दूसरी बार राज्य की 10 जनजातियां एसटी श्रेणी में सूचीबद्ध की गई। 2003 10 जनजातियां सूचीबद्ध की गई 2003। तो इसमें केवल याद होना चाहिए। अब गोंड है, गोंड जनजाति, तो ये कहाँ पाई जाएगी, इसको सुन लीजिए। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, है ना, ऐसे कई जिलों में जनजातियां क्या होंगी, पाई जाएंगी। गोंड का परोप मात्रा हिंदी होगा गोंड। खरवाल, गोंड मिले देखिए, गोंड कहाँ पाई जाती है, मतलब महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया आदि।
हर वार या खैरवार भी कहते हैं। देवरिया, बलिया, गाजीपुर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, व सोनभद्र, सहरिया, ललित, परिया, बैगा, पटारी, बैगा, चेरो, ये सब जनजातियां हैं ना। चेरो, भुइया, वहाँ पर टुटाऊ मात्रा छोटी या पराग मात्रा भुइया, मुनिया, वहाँ पर टुटाऊ मात्रा ना पर छोटी मात्रा या पराग मात्रा मुनिया, सोनभद्र, पंखा, पनिका, पंखा चल रहे, पंखा, पनिका, सोनभद्र व मिर्जापुर, अब राज्य में जनसंख्या सबसे क्रम में, सबसे अधिक के बाद फिर दूसरे नंबर में, तीसरे नंबर में, ऐसे लिखिए। राज्य में जनसंख्या के घटते क्रम में खरवार भी लिखा है ना वही, थारू, हो गया। आगे बढ़िए। अपने को किरात वंशीय अंडरलाइन करिएगा। किरात को कहने वाले, हारून निवास करते हैं। सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, अब आदू समाज के लोग मानते किस धर्म को? हिंदू को मानते हैं, मुस्लिम को मानते हैं, ईसाई मानते हैं, पारसी मानते हैं, ये भी जानना जरूरी है। थारू समाज के लोग मुस्लिम को मानेंगे मेरे ख्याल से, मुस्लिम लिखा है। थारू समाज के लोग मानते हैं हिंदू धर्म। अब इन लोगों की अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? तो थारू लोगों की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान,
कैसी अर्थव्यवस्था है? कृषि प्रधान। कृषि प्रधान। मतलब ये कृषि कार्यों में क्या है? संलग्न लगे हुए हैं। कृषि प्रधान में तो आता है, ये भी आता है ना, पशु चराना वाला भी आ जाएगा। लेकिन ये है कि हमें वो नहीं करना कि कृषि क्षेत्र में ही ये लोग अधिकतर मोस्टली जो जनजातियां हैं वो तो मतलब कृषि वैसे नहीं करती हैं। नहीं, इसलिए ऐसा नहीं है कि अब जनजातियों में भी परिवर्तन और सामाजिक विकास की गति जो है वहाँ भी पहुँच रही है। पहले क्या था, ये समाज की मुख्य धारा से देख जाते अब उठते हुए थे, लेकिन अब समाज की धारा से क्या हो रहे हैं, जो शिक्षा का सारा लोग नौकरी भी दिया है, राजनीति को भी सर्टिफिकेट हो रहा है। जैसे आप देख रहे होंगे कि आप कितना ये बीड़ा आप देखा होगा, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अब ये भी समाज की मुख्य धारा में क्या है, आ रहे हैं। ये विकास के दौर से जो विकास का मिलता था फायदा, वो उनसे क्या थे, दूर थे। तो इसलिए उनका पिछड़ापन और गाँवपन बना हुआ है। लेकिन अब ऐसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं कि वो भी समाज के विकास की धारा में आ सके। इसीलिए उनके लिए आर्थिक व्यवस्था की जा रही, नौकरी में, शिक्षा में, अन्य चीजों में उनको क्या करना, प्रोत्साहित करने के लिए, विकास में आगे बढ़ने के लिए। अगर ये वहाँ पहुँच जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे आपने कहा मेघालय का फेडरेशन थी, तो धीरे धीरे विकास की गति क्या होगी, पहुँचेगी, जागरूकता आएगी। तो जागरूकता जब आएगी, शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, नौकरी में आएगी, समाज की मुख्य धारा में आएगी, विकास की मुख्य धारा में आएंगे, तो गतिशीलता भी बढ़ेगी। और किससे, हर सेक्टर में बढ़ेगा, हर क्षेत्र में बढ़ेगा, भागीदारी होगी। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही कि नहीं? बात समझ आ रही है ना? थारू लोगों का मुख्य खाद्यान्न चावल, मुख्य खाद्यान्न चावल। अब इनका देखिए, जैसे आर्थिक व्यवस्था हो रही है, सामाजिक व्यवस्था हो रही है, धार्मिक व्यवस्था हो रही है, तो समाज प्रथा कैसी, ये भी तो होगा। तो कैसा बोलेंगे, समाज कैसा पाया जाता है उसे देखिए, क्योंकि हर सेक्टर को, आप किसी भी सेक्टर को क्या करेंगे, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, इन सारी चीजों का प्रभाव पड़ेगा ना। जैसे ये लोग क्यों दूर रहना चाहते हैं कि हमारी जो संस्कृति है, जो समाज है, जो परंपरा है, उसको हम क्या रखें, जीवित रखें। क्योंकि संख्या कम है, अगर हम स्कूल नहीं बनाए रहेंगे तो हमारी संस्कृति क्या हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी, है ना। एक भय होता है, तो इसलिए हम क्या करें, उसके लिए संवेदनशील रहते हैं, सृष्टि रहते हैं। पहले थारू समाज में पाया जाता था मात्र सत्तात्मक तरीका, जैसा कि प्राचीन इतिहास में आपने पढ़ा होगा, तो वहां भी मात्र सत्तात्मक सत्ता थी। साउथ में भी आपने देखा कि वहां सत्तात्मक समाज था, है ना। तो हाँ, तो सातवाहन वंश, बजहार, लिखिए, थारू लोगों का पारंपरिक त्योहार। ये बाजार पूछेगा, बाजार क्या है, कुछ और सर एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा, ये क्या है त्योहार भाई, उनकी परंपरा, अपने त्योहार को मना रहे हैं। दिवाली है भाई, उनकी अपनी जैसे बहुत सारी परंपरा है, वो क्षेत्र विशेष में प्रचलित है, उसको मना रहे हैं, है ना। आगे चलिए, थारू लोगों में विवाह बिचौलियों के माध्यम से तय होता है। थारू लोगों में विवाह
बिचौलियों के माध्यम से तय होता है। आज भी हमारे समाज में ये प्रथाएं क्या है, चल रही है। इस शादियों में कि फला के लड़का है, फला की लड़की है, देख लीजिए भाई, संबंध स्थापित हो जाए, है ना। तो आज भी चल रही है, उस समय भी था, में ये परंपरा क्या है, चल रही है। तो उसी चीज की चर्चा यहाँ की जा रही है। और विवाह रस्म, भाई विवाह की रस्म की अदायगी भी तो होती है। बारात जाती है, वहाँ मंडप में जयमाल पड़ता है, बहुत सारी परंपराएं होती है, फेरे वेरे लिए जाते हैं। ये सारी चीजें तो आपको खुद भी जानते होंगे, बताने की जरूरत नहीं है कि क्या चीजें होती हैं, क्योंकि सभी लोग उस चीज से क्या है, जुड़े हुए हैं। तो किसी को ऐसी चीजें बताने की जरूरत नहीं है। विवाह रस्म का संपादन कराया जाता है पुरोहित द्वारा। इसके द्वारा, पुरोहित द्वारा। आज भी पंडित जी क्या करते हैं, विवाह कराते हैं, कहते हैं साफ फेरा लो, कराते हैं ना। वो साफ फेरे में साफ वचन दिए गए, कराए जाते हैं ना। लेकिन वो साफ वचन कितने हो रहे हैं ये भी आप जानते हैं। सर सातों वचन में पुरुष थोड़ी ना देता है, शायद 5 पुरुष देते हैं। अब ये सब बात यहाँ टॉपिक का नहीं है, उसको लिखना चाहिए जो आपके टॉपिक से संबंधित है। बाकी अपने घर परिवार की चीजों की चर्चा थारू लोगों में दहेज प्रथा का प्रचलन, डाउरी सिस्टम क्या था, नहीं था। दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं। अब इनके गोत्र भी होंगे, देखिए सारी चीजें इनके भी हैं, है ना। जो चीजें हम आप फॉलो करते हैं समाज में, जो चीजें होती हैं वो चीजें क्या है, अनुसूचित जनजातियों में भी हैं। बड़वायक, वायक, बड़ लिखिए, वायक जोड़ दीजिए, बड़वायक। बंठा, का बंठा, रावत, महतो, दहेज, दा अपरायिक मात्रा का दहेज आदि थारू लोगों के वैसे गोत्र। जैसे आप देखते होंगे कि अपने यहाँ जैसे क्या है, गौतम गोत्र, भारद्वाज गोत्र, कश्यप गोत्र, है ना। तो इसी प्रकार से क्या है कि यहाँ भी देखिए बुक्सा लिखा है, बुक्सा या बोक्सा, बुक्सा या बोक्सा। जनजाति के लोग निवास करते हैं। बिजनौर, बुक्सा लोगों का संबंध, रिलेशन मतलब कैसा था, संबंध पतवार राजपूत वंश से। पतवार पाता व पराकमंतरा, पतवार राजपूत वंश से। हिंदी भाषी बुक्सा, हाँ, हिंदी भाषी भाषा मतलब हिंदी भाषी बुक्सा हिंदू धर्म मानते हैं। इनकी पूज्य देवी मतलब पूजा देवी कहते हैं। इनकी पूज्य देवी चामुंडा देवी
बुक्सा में हिंदुओं के समान, बुक्सा में हिंदुओं के समान, बुक्सा में हिंदुओं के समान वर्ण विभाजन मिलता है। वर्ण विभाजन, वर्ण विभाजन मिलता है। आगे लिखिए, सूरजवंशी, सूरजवंशी पटबंदी, सूरजवंशी पटबंदी, दौलतबंदी, दौलतबंदी, फेरी, गोजू, गोजू, अरमिया, अरमिया, ये सब क्या है? आदि उपजातियां, आदि उपजातियां हैं। किसकी हैं? खरवार की, खरवार की, खरवार की, ये सब बुरसा की नहीं, खरवार की का जो किताब खुद के ना, खरवार। लिख दिया था उन्होंने, देखिए, खरवार हिंदू धर्म मानते हैं, हिंदू धर्म मानते हैं, इनका प्रमुख नृत्य, इनका प्रमुख नृत्य है तरमा। तरमा से आप लोग परिचित हैं, दिखाया भी है सोनमा मिर्जा को, है ना? क्या सर बताएं? कलमा, कर्मा, कारामापरा, कर्मा, ये क्या होता है? नृत्य डांस है भाई, डांस भी बताएं सर। ये तो डांस में हाँ, क्या है? लिखिए आगे, भिक्षु, भिक्षु, पांचोई, पांचोई, दियाई उत्सव, दियाई उत्सव मनाए जाते हैं जौनसारी, जौनसारी जनजाति द्वारा। प्रदेश में बुक्सा जनजाति विकास परियोजना प्रारंभ की गई, विकास परियोजना प्रारंभ की गई थी या शुरू की गई थी 1983-84, 1983-84। आपका अगला टॉपिक है जन कल्याणकारी योजनाएं। अभी एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, अब ये जन जनता के कल्याण के लिए योजनाएं शुरू की जा रही है, तो इसमें आपको ये इतना जानकारी रखना है कि ये योजनाएं जो है कब शुरू की गई है ना, और किसके लिए की गई, बस इतना ही केवल आपको याद रखना है। उद्देश्य क्या था और कब शुरू किया, क्योंकि योजनाएं किताब में दिया गया, आप योजना को डिटेल में पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं इतना मेरी योजना आपको बताएंगे
कि कब शुरू की गई और उनका उद्देश्य क्या है। ठीक है, लिखिए। मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम, मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम 4 दिसंबर 2023 को शुरू किया। देखते चलिए, मिशन महिला सारथी का शुभारंभ, महिला सारथी का, ये नोट करा रहे हैं आप, घर जाके इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा सभी लोग। मिशन महिला सारथी, सारथी का शुभारंभ देखा 22 अक्टूबर 2023। ये पूछेगा तो डेट पूछेगा, अगर डेट भी पूछ रहा है तो डेट भी और सन भी दोनों पूछेगा, इन डेट को शुरू हुई है। और मिलान में कुछ पूछता है, ये नहीं सिंगल क्वेश्चन पूछेगा, वो कम ही पूछता है। ज्यादा क्या होगा, मैच एंड मैच बी के रूप में पूछेगा, कि जिससे एक रटने से काम नहीं चलेगा। कई योजनाएं और योजनाओं के विषय में क्या है, जानकारी होना क्या है, जरूरी है। इस आधार में पूछेगा। बात समझ आ रही है? आगे आप लोग बोलिए। नशा मुक्त प्रदेश, नशा मुक्त प्रदेश, सशक्त प्रदेश अभियान 12 अगस्त 2023। मुख्यमंत्री सक्षम, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, सुपोषण 2021-22। अब 21-22। अब जैसा कि ये नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, सुपोषण शब्दों के लिए, सुपोषण वो पोषण के लिए चलाई गई होगी, और किसके लिए चलाई गई, किसके लिए चलाई गई, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए। तो इसी में लिख लीजिए नीचे, उसी के नीचे लिखिए कि जिससे यह योजना किससे संबंधित है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। तो देखिए 6 माह से, इसी सुपोषण में 6 माह से 5 वर्ष के कुपोषित 5 वर्ष के कुपोषित बच्चों हुआ 11 से 14 वर्ष, 11 से 14 वर्ष एनीमिया, एनीमिया जानते होंगे ना, एनीमिया ग्रस्त किशोरियों हेतु, मतलब किशोरी मतलब 11 से 18 साल की जो लड़की होगी, 11 से 14 साल, उसके लिए शुरू किया जा रहा है। 6 से 5 वर्ष के बच्चे और 11 से 14 वर्ष की जो लड़कियां हैं जो एनीमिया से ग्रसित हैं, उनके लिए ये योजनाएं क्या की जा रही हैं, शुरू की, चलाई गई। बात समझ आ रही है? अगली योजना देखिए,
मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, जन आरोग्य योजना अप्रैल 2022 से अब ये जन आरोग्य योजना किस उद्देश्य से लाई? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हॉस्पिटल में इलाज के लिए, अब इसमें एक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की गई, तो यहाँ मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू करने की आवश्यकता क्यों हुई? कोई कारण होगा? अगर हो रहा तो पूरे देश में होगा। प्रधानमंत्री जी जो योजना लॉन्च करेंगे तो पूरे देश में लागू होगा, लेकिन तो मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की आवश्यकता क्यों पड़ गई? ये बात उठती है, तो कोई कारण होगा तभी ये शुरू करना पड़ा। तो लिख लीजिए, नहीं तो कहानी ही रहेगा, ब्रैकेट में लिखिए कि क्यों आवश्यकता हो। पीएम जन आरोग्य योजना से वंचित लोगों को 5 लाख तक के इलाज दी। मतलब जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, नहीं वहां तक पहुंच पा रहे हैं, तो राज्य में मुख्यमंत्री जी ने क्या काम किया कि ये योजना राज्य में भी क्या कर दी जाए, संचालित कर दी जाए। चाहे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से लाभान्वित हो जाए, वो चाहे मुख्यमंत्री योजना से क्या हो, आमजन लाभान्वित हो पाए, अपना इलाज क्या कर पाओ। इसीलिए इसकी आवश्यकता आवाज में आ गई। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना पेपर में निकलता है, पेपर पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? तो ये सारी चीजें तो आपको सामूहिक विवाह योजना का होता है, क्या है फोटो सहित क्या होता है, छपता है ना। समाज कल्याण विभाग द्वारा क्या किया जाता है, कराया जाता है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अक्टूबर 2017 से इसमें ज्यादा पूछता है किस देश और वैसे ये कम पूछेगा क्योंकि जानता है कि यादों की ये बहुत चर्चित है, लोगों को क्या है याद हो गया, आए दिन पेपर में क्या हो रहा है निकल रहा है। लेकिन ये जानना तो भी जरूरी है क्योंकि हमारे प्रदेश की योजना है, तो हमारे प्रदेश की जो योजना है उससे तो हम सुनते नहीं रहेंगे ना। और जो कुछ ये इम्पोर्टेंट योजनाओं में सरकार की फोकस एरिया में है, गवर्नमेंट के फोकस एरिया में है, तो अगर फोकस एरिया में है तो उसे हमें भी तो फोकस करना पड़ेगा, ध्यान में लेके चलना है। भले क्वेश्चन ना पूछेगा तो ठीक है, नहीं पूछेगा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जानकारी तो होनी चाहिए। अच्छा, ये जो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना है इसमें मुस्लिमों का भी मतलब आता है? ये पहले मैं ये बताओ, मतलब मैं सुना नहीं इसलिए। पहले ये बताओ, एक सामान्य सी कॉमन सी बात है, आप जो है ग्रेजुएट ही नहीं है। मतलब मैं देख मैं जो पूछ रहा हूँ पहले आप मेरे को जॉब कर दें उसके बाद मुझे बात। ग्रेजुएट में नहीं है, ग्रेजुएट और डबल ग्रेजुएट। क्या है डबल ग्रेजुएट मतलब जो है डबल ग्रेजुएट मतलब क्या बीटेक से आए क्या? नहीं, बीए और बीएड। तो बीएड डबल ग्रेजुएट कैसे आप लोगे? बैचलर ऑफ एजुकेशन 2 बार हो। ये ग्रेजुएट नहीं, अगर ये कोई डबल ग्रेजुएट करा तो टेक्नोलॉजी का जो बात कर रहा है
वैसे बैचलर ऑफ एजुकेशन का मतलब होता है देखिए आप ग्रेजुएट तो मतलब एक जो आपको जो है स्नातक की उपाधि दी जाती है, ये प्रशिक्षण का है, टीचर की बनने की योग्यता के लिए आप बीएड कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? इन चीजों को जब आप पढ़े होंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से डिफाइन किया गया है। बीएड आपने किया है लेकिन ठीक से उसे पढ़ा नहीं है। बात समझ में आ रही है? उसको पढ़िएगा ठीक से। नहीं इंटरव्यू कभी पीजीटी का देने, अगर पीजीटी का देने जाएंगे कभी आज वो घुमा देगा तो मुश्किलें बड़ी हो जाएंगी। अच्छा खासा सब कुछ बना बनाया इंटरव्यू क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। चलिए देखिए, कम से कम ब्रैकेट में कम से कम 10 जोड़ों का एक साथ कामा लगाइएगा। प्रति जोड़ा 51,000 रुपए। मतलब जो सामूहिक विवाह कराया जाएगा हर जोड़े को गवर्नमेंट की तरफ से कितनी तनख्वाह दी जाएगी? 51,000 रुपए दी जाएगी। अब ये क्या है? सभी गरीब बेटियों के लिए होगा। सामूहिक विवाह योजना जो है सभी गरीब बेटियों के लिए होगा। ये नहीं किसी तो कोई भी योजना संचालित की जाती है, चाहे देश की हो चाहे प्रदेश की, उसमें धर्म समुदाय जाति को ध्यान में रख करके नहीं शुरू की जाती है। सभी के लिए विद्यालय में तो क्या उसमें जो आपका प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूँ, सुनिए। जो संस्था है यहाँ इंडियन डिग्री कॉलेज में आप बैठे हैं तो क्या यहाँ जो है जो हिंदू धर्म के होंगे वही पढ़ने आए? जैसे सर मैंने अखबारों में जैसे सर मैंने कभी मतलब देखा नहीं ऐसा, मतलब मोस्टली ऐसा शादियाँ देखी गई। देखिए आप जनरलाइज करके बात करिए, सामान्य इस बृहद परिदृश्य में सोचिए, बाहर होके मत सोचिए। कोई योजना कोई संस्था कुछ भी होती है तो सबके लिए होती है। अस्पताल है तो क्या अस्पताल में केवल एक ही जात विशेष के लोग जाएंगे, एक ही धर्म के लोग जाएंगे इलाज कराने? कभी नहीं। बस है परिवहन विभाग है तो क्या परिवहन में केवल एक ही धर्म के लोग यात्रा करेंगे? परिवहन विभाग ने कहा नहीं हम दूसरे धर्म के लोगों को क्या करेंगे? नहीं बैठाएंगे। ऐसा कह सकता है? तो राज्य क्या हो गया? धार्मिक राज्य जो कृषि की एंट्री हो गई। धार्मिक राज्य नहीं है, धर्मनिरपेक्ष राज्य, सेकुलर है, कोर्टी में पढ़ा है। तो ऐसी बुद्धिजीवी वर्ग बोल के ऐसी बातें ना करें, ठीक है? सर आपसे पूछा इसीलिए, अगर मुझे नहीं पता है तो आप बताएंगे ना, एक्सप्लेन नहीं मैं तो बता ही रहा हूँ, लेकिन ऐसे प्रश्न का कोई आधार नहीं होता। ऐसे प्रश्न का कोई आधार नहीं बनता कि जैसे प्रश्न आप करें उसको आप अन्यथा मान लीजिएगा, अपने आदत में सुधार लाइए। बहुत बड़ी समस्या आप पैदा कर लेंगे, ठीक है? ध्यान दीजिएगा मेरी बातों में, बस संक्षेप में ही इतना ही कहना चाह रहा हूँ, इससे अधिक नहीं। जिन्हें बड़ी मुसीबत में कभी आप फंस जाओगे, ठीक है? तो ऐसा कदम ना करें कि बड़ी मुसीबत में कभी फंसे। मैं वैसे बायस नहीं हूँ, ऐसा ओपिनियन मेरा देखिए मैं यहाँ नहीं आ रहा हूँ कि आपके मैं हाइड्रोलॉजिस्ट बहुत अच्छी तरह समझता हूँ और फेस रीडिंग को भी देखिए मैं समझ रहा हूँ कि किसका क्या अनुभूति है, क्या विचार है, क्या मंतव्य है, मैं समझ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं समझ रहा हूँ और मैं कहता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं जानता, ठीक है? ऐसी बात बिल्कुल नहीं, मैं बायस मैंने बात नहीं कहा, मैंने केवल इसलिए कहा कि अपने विचार को आप परिवर्तन लाइए। केवल इतना यहाँ चर्चा का मुद्दा ये नहीं है, केवल इतना अपने विचारों में आप परिवर्तन लाए, मेरा मोटिव केवल इतना। बाकी आप क्या हैं क्या कर रहे हैं इससे मुझसे आपसे कोई मतलब नहीं। आपकी व्यक्तिगत लाइफ है, आप अपनी व्यक्तिगत लाइफ में कैसे जी रहे हैं इससे मुझसे कोई मतलब नहीं। बस ये है क्लास में सामूहिक रूप से तो मैं ऐसी चीजों का उपयोग करूंगा जो समरसता की भावना को क्या करे, प्रोत्साहित करे। समझ आ रही है? जो सभी पे लागू, जो हर प्रतिमानों पे लागू हो, उन्हीं चीज को आप करेंगे। बाकी आप अपने व्यक्तिगत लाइफ में क्या है ये आप जाने, आपका काम जाने। हमसे इससे या किसी से इससे कोई मतलब नहीं है। आइए आगे चलते हैं।
युवा रोजगार योजना। 2017 से मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना, हस्तशिल्प पेंशन योजना ब्रैकेट में महिला 55 व पुरुष 60 वर्ष से अधिक, मतलब महिला क्राइटेरिया में 55 साल की हो गई है तो उसे उसका लाभ क्या होगा, मिलेगा। पुरुष अगर 60 वर्ष का हो गया तो उसका लाभ मिलेगा। अगर उससे ऊपर है तो अच्छी बात है। अगर वो 60 भी आ गया तो क्राइटेरिया जो निर्धारण है आपका वो उसको क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। 500 रुपया प्रति माह, 500 रुपया प्रति माह दिसंबर 2017 से जैसे किसान पाठशाला शुरू की जा रही है, तो किसान पाठशाला का उद्देश्य क्या होगा, किसानों को क्या करेगा, शिक्षित करने के लिए, किसानों को शिक्षित करने के लिए। सबरी संकल्प, सबरी संकल्प, सबरी 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 संकल्प पोषण योजना, सबरी संकल्प पोषण योजना। अब जैसा ये सबरी संकल्प पोषण योजना नाम से ही स्पष्ट कर रहा है, और सबरी नाम दिया गया तो नाम भी डिनोट कर रहा है किसके लिए होगा, लिखिए ब्रैकेट में महिलाओं व बच्चों को कुपोषण से मुक्ति के लिए 2 अक्टूबर 2017 2 अक्टूबर 2017 मुख्यमंत्री पेंशन योजना ब्रैकेट में समाजवादी पेंशन योजना की जगह, मतलब जब अखिलेश गवर्नमेंट थी, सपा गवर्नमेंट थी, उस समय ये योजना शुरू की गई। जब दूसरी सरकार हुई तो नाम क्या कर दिया गया, मुख्यमंत्री 1 अप्रैल 2018 1 अक्टूबर 2018 से, हाँ 1 अप्रैल 2018 उत्तर प्रदेश वृद्ध पेंशन योजना वृद्ध पेंशन योजना 60 वर्ष ब्रैकेट में 60 वर्ष या ऊपर की, हम तो सुपर एज के, जिन्हें कोई पेंशन ना मिलता, जिन्हें कोई पेंशन ना मिलता, अगस्त 2018 से मुख्यमंत्री
सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सुमंगला योजना, बच्ची के जन्म मतलब कन्या की बच्ची के जन्म से 12वीं कक्षा तक, 12वीं कक्षा तक 6 चरणों में 25,000 रुपया, हाँ 25,000 45,000 25 अक्टूबर 2019 से उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, ये समझ में नहीं है सर, मुख्यमंत्री सुमंगला योजना मतलब 6 चरणों में 25,000 रुपये, मतलब इतना शिक्षा निकल लेगी पर लड़की पढ़ लेगी तो कितना रुपया दिया जाएगा। अगर 5 से ऊपर हुई, 8 से ऊपर हुई, इस रूप में जो है पैसा क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि बालिका शिक्षा को क्या होगा, प्रोत्साहन बढ़ावा मिलेगा। इसीलिए सरकार जो है योजना शुरू करेगी। ठीक है, आगे देखिए, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ब्रैकेट में 14 से 35 वर्ष को, मतलब 14 से 35 वर्ष की आयु के लोगों को, है ना, रोजगार परक प्रशिक्षण 21 दिसंबर 2014 से राज्य पोषण मिशन, अब इसका उद्देश्य क्या है कि कुपोषित बच्चों को कुपोषण से मुक्त करना, कुपोषित बच्चों को कुपोषण से बचाना। 1 नवंबर 2014 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 प्रदेश में लागू हुआ, 1 मार्च 2016, कब से लागू हुआ, 1 मार्च 2016 से। अब विधायक निधि तो आप जानते हैं 5 करोड़ रुपए कर दी गई है, वृद्धि कर दी गई है, पहले कम था। तो ये तो जो है सदन के लिए पारित करके क्या किया जाता है, राशि को बढ़ाया जाता है। जैसे सांसद निधि है ना, बताया भी गया होगा आपको बोर्ड में। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना केंद्र द्वारा 35 जिलों में ब्रैकेट बंद 35 2007-8 से 2007-8 है ना,
पूर्वांचल विकास निधि, पूर्वांचल विकास निधि योजना, पूर्वांचल विकास निधि योजना 1990-91 पूछा गया क्वेश्चन। बुंदेलखंड विकास निधि योजना 1998-99 अब एम्बुलेंस सेवा आपकी जो है 102 शुरू की गई, 108 शुरू की गई। पहले पुलिस 100 नंबर होता था, 112 कर दिया गया। तो इनके विषय में थोड़ा सा हम जो है हल्की झलक आपको दे देते हैं कि किसका क्या उद्देश्य है। ठीक है, BLS सुनिए, चर्चा कर ले रहे हैं, लिखना होगा, नोटिस करा देंगे। ALS और BLS एम्बुलेंस सेवा है, नाम में अंतर, केवल यहाँ BLS है, वहाँ ALS है। तो इनमें दोनों में अंतर क्या है? अंतर होगा तभी तो क्वेश्चन पूछ लिया। तो क्वेश्चन आपको सीधे क्या करते हैं, एम्बुलेंस सेवा। लेकिन आपको BLS और ALS नहीं पता है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अगर उस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लेता है तो क्या हो जाएगा? जानते हो क्वेश्चन का आंसर आप गलत दे आओगे। तो उसी अंतर को समझने के लिए मैं केवल यहाँ फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, अब BLS एम्बुलेंस क्या है? नंबर 108 ही है। ये क्या है? रोगी को अस्पताल पहुंचाने के लिए, रोगी को मतलब जो व्यक्ति है उसको जल्दी क्या करना है, अस्पताल को पहुंचाने के लिए। लेकिन ALS क्या है? ALS क्या है कि त्वरित गति से, तेजी से, द्रुत गति से क्या करना है, रोगी को अस्पताल पहुंचाने की क्या है जरूरत है। अंतर समझ आएगा कि BLS क्या है और ALS में अंतर क्या है। इसी अंतर को क्लियर करने के लिए ये चीजें की गई है। नाम एक ही होता, वे दो नाम में क्या बोलते हैं, हम सीधे पुलिस सेवा कर देते। तो BLS और ALS अंतर इसीलिए किया गया। बात समझ आ रही है? अगर समझ लोगे कि नोट करेंगे, BLS एम्बुलेंस सेवा एक 108 रोगी को शीघ्र चिकित्सालय या अस्पताल पहुंचाने के लिए। अब ये कब शुरू की है, ये पूछता है डेट भी, 14 सितंबर 2012 से, 14 सितंबर 2012 से। ALS एम्बुलेंस सेवा 108 ब्रैकेट में गंभीर रोगियों, सीरियस पेशेंट को, गंभीर रोगियों के त्वरित उपचार हेतु, ब्रैकेट बंद, 13 अप्रैल 2017 वुमेन पावर लाइन, पहला वुमेन पावर लाइन, क्या वुमेन पावर लाइन नंबर 1090। कब शुरू की गई, कब ये शुरू की गई, यही क्वेश्चन पूछा है, डेट कब शुरू की। 15 नवंबर 2012, 15 नवंबर 2012 को क्या करना है, याद रखना। यही क्वेश्चन पूछा था कि वुमेन पावर लाइन
कब शुरू की गई, और नवंबर में क्या है, एक दिन आगे पीछे डेट करके पूछ लिया। बात समझ आ रही है? अब डेट अगर याद नहीं है तो क्या करोगे? 15, 16, 13, 14 पूछ लिया, क्रमवार पूछ रहा है, तो डेट क्या है याद होनी चाहिए, तभी आंसर क्या कर पाओगे, दे पाओगे। तो आयोग भी क्या करता है, ऐसे क्वेश्चन को टूटा करता तो जानता है कि वो तो ऑनलाइन इतना फेमस है कि 10-90 सबको याद होगा, 108 सबको याद होगा, 112 सबको याद होगा, तो क्या करेगा, किस तिथि से शुरू किया उसको पूछेगा। अगर पूछेगा तो उस तिथि को पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि 108 किसकी है, ये तो जान ही रहा है वो पूरी है, आप ये क्या कर दोगे, कर लोगे। तो आयोग हलवा पूरी के लिए नहीं बैठा है, आपको चेक करना है कि आपको योजना के विषय में सही से जानकारी है या नहीं है। बात समझ आ रही है? तो स्टेट पोर्टल है, यूपी 100 सेवा, यूपी 100 सेवा मतलब 100, 19 नवंबर 2016 से, नवंबर 2016, यूपी 112 सेवा, अब इसको 112 मतलब कि 112 पे ही फोन करिए, सारी चीजें क्या होगी, जिस प्रकार की सूचनाएं होगी उस प्रकार की सूचनाएं उस विभाग को क्या कर दी जाएगी, डिलीवर कर दी जाएगी, भेज दी जाएगी। मतलब आपको हर जगह अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए सबको क्या कर दिया गया, 112 के साथ लाया गया, इसीलिए 112 शुरू करने का की जरूरत पड़ी। नहीं भाई सबके लिए अगर ठीक, जैसे मान लीजिए कोई संकट में है, कोई किसी विषम परिस्थिति में है, वो हर जगह फोन नहीं कर सकता, तो इसके लिए क्या कर दिया गया, एक ही नंबर कर दो, उसी पे फोन कर दो, उसी वहीं से आपकी समस्या का सॉल्यूशन क्या कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा, प्रोवाइड करा दिया जाएगा, उपलब्ध करा दिया जाएगा। अब देखिए इसमें क्या क्या शामिल किया, ब्रैकेट में 100, 102, 108 सेवा को शामिल किया गया, यह सम्मिलित हो 26 अक्टूबर 2019 से मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 1076 सेवा 13 फरवरी 18 से। अभी मैंने इस पर चर्चा किया था कि IGRS में क्या करते हो, अपनी समस्याओं को दर्ज कराते हो, वहां से सूचना कहाँ होगी, जहां जिससे संबंधित होगी, जिले की होगी, तो जिले को क्या कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा, उस विभाग को भेज दिया जाएगा, और उसका सॉल्यूशन करके वो क्या करें, उस पर रिपोर्ट लगाएं, आपसे बात करें, आपसे पूछें कि आपकी क्या समस्या है, आपकी समस्या का निराकरण किया जाए। बात समझ आ रही है? इसीलिए ऐसी योजनाओं के संचालन करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए वो वहां नहीं पहुंच सकता इंसान, नहीं जा सकता किसी कारण से, ना कोई थर्ड पर्सन भी इस चीज का प्रयोग करके आपकी समस्या का निराकरण क्या कर सकता है, करा सकता है। ठीक है? किसी भी चीज को शुरू करने के लिए उसका क्या होता है, महत्व होता है, इसीलिए तो किया जाता है। नहीं क्या जरूरत है करने की, बहुत सारी सेवाएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और यही चीज जो है आपको भी आगे चल के क्या करना है, जब आप सिस्टम में आओगे तो आपको भी चीजों को क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। किस प्रकार से आप लोगों को उनकी समस्याओं का सलूशन देते हैं, समाधान करते हैं। ये तो आपकी समझ भी डिपेंड करेगा, आपका समझ कैसा है, आप लोगों की समस्याओं से कितना नजदीक से जुड़ पा रहे हैं, है ना, कितना अच्छी तरह से अपनी वार्तालाप उनसे क्या कर रहे हैं, स्थापित कर पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि डायलॉग गैप हो रहा है, डायलॉग गैप होगा समस्या का समाधान नहीं होगा।
जब जो आया है पढ़ने के लिए अगर वो इंसान आपसे जुड़ नहीं पा रहा है तो क्या होगा, वो आपसे अपनी समस्याओं को नहीं कर पाएगा। तो इसलिए क्या करना है, इस बीच के गैप को खत्म करना है। इसीलिए आपको जो है प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन क्या करना है, वो धरातल स्तर पे आप अपने व्यवहार में कैसे उतारते हैं ये माने रखना। वहाँ आपको ये पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ये सिद्धांत को थ्योरी चीजों की बताने की जरूरत नहीं है। जनता की समस्या का क्या करना है, समाधान करना। बात समझ आ रही है? तो ये टॉपिक भी आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। 2018 आप जैसे आप समझो कि तहसील दिवस होता है, संपूर्ण समाधान दिवस होता है, तो क्या होता है, मंगलवार को होता है तहसीलों पे, पहले हो तीसरे मंगलवार को, महीने के प्रथम और शनिवार को, पहले मंगलवार के बाद में क्या है डेट, तहसील दिवस अलग और इसका समाधान दिवस का डेट क्या होता है, समय दिन अलग निर्धारण कर दिए गए हैं। तो ये सारी योजनाएं आपकी, कुछ योजनाएं जो किताबों में हैं उनको भी आप लोग एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिए, ठीक है। बाकी आपका ये कंप्लीट होता है टॉपिक। योजनाएं तो बहुत दी गई हैं, जिले के विषय में संक्षिप्त परिचय ये आप लोग किताब से पढ़ लीजिएगा कि जिले के विषय में विशेषता क्या है, कि जिले की क्या महत्वपूर्ण विशेषता है। बाकी जो आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से है उससे संबंधित मैंने आपको मूल भी कराया है कि जिले की क्या विशेषता है, उसका क्या महत्व है। जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो इसमें क्या है कि किस जिले में क्या विशेषता है, क्या उससे उत्पाद का महत्व है, उस जिले को उसकी पहचान के लिए क्या किया गया, एक जिला एक उत्पाद किया गया, ठीक है। तो उसको आप लोग चार्ट पूरा देख लीजिएगा कि इसके लिए क्या कौन सा जिला है, ठीक है। अब उसके बाद जो है कुछ समसामयिक घटनाएं होती हैं जो आपके करंट इशूज में आते हैं। करंट तो सभी को पढ़ते हो ना, मैगजीन कोई पढ़ते नहीं पढ़ते हैं, पेपर पढ़ते हो ना। तो रोज की जो क्या होती है, घटनाएं होती हैं जो देखिए जो पेपर में आते हैं, तो उसमें ये नहीं कि आपकी परीक्षा की पॉइंट ऑफ व्यू से सारी घटनाएं या सारी चीजें आपकी परीक्षा की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जो मैगजीन आती है, क्रांतिल है, दृष्टि की है, दर्पण है, तो इन सारी बहुत सारी प्रकार की मैगजीन, घटनाचक्र है, तो इन सारी मैगजीनों में क्या होता है, आपकी योजना या अन्य घटनाओं के विषय में क्या होता है, दिया कि किस क्षेत्र से राजनीतिक घटनाएं क्या हैं, राष्ट्रीय घटनाएं क्या हैं, प्रदेश की घटनाएं क्या हैं, उस राज्यवार, जिलावार और जो है राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय। लेकिन में आपने देखा होगा आर्थिक परिदृश्य में कि आर्थिक घटनाएं क्या है करंट में, वो सारी चीजें आपको दी जाती है। पर्यावरण से संबंधित क्या चीजें, ये सारे पॉइंट आपको, सारी चर्चाएं क्या होती हैं आपके मैगजीन में रहती। पेपर में भी दिया जाता है, लेकिन पेपर में उतना डिटेल नहीं। मैगजीन में क्या होता है कि पूरे महीने का तो एक जगह इकट्ठा करके पूरी सूचनाएं आपको मुख्य मुख्य चीजें दे दी जाती है। तो उन चीजों को भी हमें क्या करना होता है, पढ़ना होता है। करंट से भी आपके क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ठाक से क्वेश्चन पूछा है, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन बहुत कम पूछा है, काफी बेटर है, ठीक है। तो करंट को भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप छोड़ नहीं सकते। अगर परीक्षा में फेयर होना है, जैसे मान लीजिए कि 24 का एग्जाम आ रहा है, अगर आपको वो एग्जाम देना है तो आपको करंट को ठीक से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि आपकी प्री एग्जाम क्वालिफाई होने की संभावना क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, है ना। क्योंकि जो सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपके जीएस के बन रहे हैं, आप उसमें सारे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे।
सारे क्वेश्चन आपको छोड़ने पड़ेंगे। तो इन सारे वीडियो में क्या होगा, जब तक आपका पूर्ण रूप से एक होलिस्टिक अप्रोच डेवलप नहीं होगा तब तक आप क्या कर पाओगे, पेपर सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो हमें क्या करना है, जिस प्रकार से जिस सेगमेंट से जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके अनुसार क्या करना होगा, फोकस करना। किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चन पुट हो रहे हैं उस पर हमें उतना ज्यादा समय देना। बात समझ आ रही है? तो उसको आप लोग अपने स्तर से देख लीजिएगा। बस मेरा कहने का केवल इतना मतलब था कि हर एस्पेक्ट का अपना महत्व है, ठीक है। आपका जो है आज ये क्लिप्स का टॉपिक कंप्लीट होता है ना। यूपी प्री का टॉपिक जो था आज समाप्त हो जाता है आपका। बाकी अब कोई संबंधित आपको कोई डाउट हो या कुछ परीक्षा से संबंधित कोई चीजें जानना चाह रहे हो तो उसके विषय में आप लोग पूछ सकते हैं। कोई जिज्ञासा हो आपके अंदर तो उन चीजों में आप चर्चा कर सकते हैं। अभी तो है 8-10 मिनट उस विषय में, उस बीच में आप पूछ लीजिए। तो उन सारी चीजों को आपको किताब एक बार जरूरी है, घटना करके दे सकते हैं, पौड़ी भी दे सकते हैं, बहुत सारी प्रकार की किताबें आती हैं। कोई आप एक किताब इसमें आप नहीं उसमें मौजूद ना ठीक है। तो हो सकता है उसके बाद किताबें ना लीजिएगा, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो आपको उत्तर प्रदेश के विषय में ये भी पता चलेगा क्या क्या चीजें हैं। मतलब हमने इंपॉर्टेंट चीजें जो आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कराया है, कुछ चीजें ऐसी हैं कि हमें वो भी जानना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, हो सकता है उससे संबंधित आपके यूपी के हैं, जिस जिले से हैं उसकी विशेषता, वो सारी चीजें आपसे पुटअप किया जाएगा। तो आप कैसे बताओ, आपको जानकारी होनी चाहिए ना। और अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छा खासा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो आप कैसे बताओगे। तो इन सारी चीजों के लिए हमें क्या करना होगा, तैयार रहना। ये तो है नहीं कि आप केवल प्री आपका हो गया, मेंस आपने दिया, मेंस भी क्वालीफाई हो गया तो इंटरव्यू में हम नहीं जाएंगे। चयन कैसे होगा, तीन चरण है परीक्षा ना, तो तीनों चरणों में हमें क्या करना है, 700 है ना। ठीक है 100 नंबर का इंटरव्यू होगा, बेटर ठीक है, कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंटरव्यू को निगलेक्ट कर दिया जाए। बात समझ आ रही है? तो आपको हर चरण के आधार पे अपने आप को क्या करना है, तैयार रखना है, धीरे धीरे क्रमिक रूप से, एकाएक नहीं कि हम एकाएक क्या करेंगे, तो क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत सारी चीजों को करना है, धीरे धीरे पढ़िए, दौड़ाइए नहीं, टेंशन मत लीजिए। निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि हम कर लेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए। और ये नहीं एक दिन में मैं बहुत पढ़ूँ, जितना आप पढ़ने की आपको मन कर रहा हो, जितना आपका ब्रेन रेस्ट कर रहा हो उतना ही पढ़ो। ये नहीं 10 रोटी जैसे आप 4 रोटी खा रहे हैं, सोचे 10 रोटी एक ही दिन हम पढ़ खा लेंगे, क्या डाइजेस्ट होगा, वोमिटिंग हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो उसी प्रकार से जितना आप डाइजेस्ट कर सकते उतना ही है ना। एकाएक नहीं कि पता चला है कि सारी सिलेबस को 2 ही दिन में कवर करो, नहीं करना है, फ्रस्ट्रेशन होगा, पढ़ने का मन क्या होगा, नहीं लगेगा। ठीक है, फिर हम लोग क्लास में मिलेंगे। किसी को कोई प्रकार का डाउट नहीं है।